हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल रेलवे ट्रैकमैन जॉब में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देख लिया है, आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं, थंबनेल पे आपने देख लिया होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं डीएआर इंक्वायरी के बारे में। जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि जैसे भी मेरी इंक्वायरी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो लाऊंगा। तो उसी के संबंध में दोस्तों ये वीडियो है। आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। इंक्वायरी, मेरी इंक्वायरी कैसे हुई, इंक्वायरी में क्या क्या होता है और कितने समय में इंक्वायरी कंप्लीट हो जाती है, और उसके बाद मुझे इंक्वायरी में, मुझे जो मेरी इंक्वायरी हुई इसमें मुझे क्या पनिशमेंट मिली, मुझको क्या दंड दिया गया है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों चार्जशीट SF5 की। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या हुआ था, मेरे को चार्जशीट मिली थी SF5। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, SF5 चार्जशीट थी, 4 पेज की है। इसमें लिखा गया है कि आप अपनी ड्यूटी से बिना अनुमति के अपनी ड्यूटी से इतने दिन तक अनुपस्थित रहे, तो इसके लिए आपको ये आरोप पत्र बोलते हैं हिंदी में, ये चार्जशीट दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप ये जब हमको चार्जशीट दी जाती है तो इसलिए दी जाती है कि आपको सूचित किया जाता है कि आप अपनी इतने दिन तक अपनी ड्यूटी से बिना अनुमति के अनुपस्थित थे, तो आप इसके बारे में जवाब दीजिए, क्यों अनुपस्थित थे। ठीक है दोस्तों, तो वही जब चार्जशीट आती है तो उसका हमको जवाब देना होता है, और जवाब देने के बाद लिखना होता है जवाब उसमें। तो जवाब देने के बाद वो आगे की प्रक्रिया सब होती है। जवाब देना चाहिए दोस्तों कि हम अपनी ड्यूटी से क्यों अनुपस्थित थे। ठीक है दोस्तों, अब चार्जशीट आने के बाद जब जैसे ही हम जवाब देते हैं तो जवाब उनको, जो भी हम जवाब लिखते हैं वो पढ़ते हैं। उसके बाद आगे की प्रक्रिया जो होती है, इंक्वायरी करनी है या नहीं करनी है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे मोस्टली केस में, मैक्सिमम केस में क्या होता है, SF5 चार्जशीट अगर आपको मिलती है तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर इंक्वायरी होनी ही होनी है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे ही हम अपना एप्लीकेशन, मतलब अपना जो भी जवाब है वो लिखकर अपने ऑफिस में दे देंगे, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमें लेटर आता है इंक्वायरी का। तो ये जैसे एक लेटर आएगा ऐसे हैंड रिटन, तो उसमें क्या होता है, उसमें बताते हैं कि आपको इतने बजे इस तारीख में और इस ऑफिस में आपको उपस्थित होना है। आपके ऊपर जो चार्ज लगाया गया है, जो आपको आरोप पत्र दिया गया है, उसके संबंध में आपकी जो जांच होनी है, इंक्वायरी होनी है, तो उसके संबंध में आपको इस तारीख को इतने बजे और इस ऑफिस में उपस्थित होना है। ठीक है दोस्तों, अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, अपने साक्ष्य लेकर, मतलब जो भी आपने जवाब देते समय लगाए थे कि आप अब्सेंट क्यों थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक इंक्वायरी कंप्लीट हो जाती है। फिर उसके बाद दूसरी इंक्वायरी होती है। तो दूसरी इंक्वायरी का कैसे पता चलता है, तो दूसरी इंक्वायरी का पता चलता है या तो हमारे जो इंक्वायरी ऑफिसर होते हैं, जो नियुक्त किए जाते हैं, वो या तो हमको उसी दिन लिख कर दे देते हैं या उसी दिन हमको बता देते हैं। नहीं तो वो क्या करते हैं, वो एक लेटर लिखकर ऑफिस को भेज देंगे और ऑफिस से हमको सूचित कर दिया जाएगा कि इस तारीख में आपकी इंक्वायरी है, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको इस ऑफिस में इतने बजे पहुंचना है। ठीक है, लोकेशन वो पूरा का पूरा डिटेल लिख के दे देते हैं, लिख के भिजवा भी देते हैं और फ़ोन पे भी बता देते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरे केस में यही हुआ था। जैसे मेरे को लिख के भी दे दिया था, तो लिखने में थोड़ा टाइम, लिख के जो दिया गया था, लेटर जो दिया गया था, उसमें टाइम लग जाता है ऑफिस तक आने में। तो फ़ोन पे भी जानकारी दी गई थी कि आपकी तारीख, इस तारीख में इंक्वायरी है। ठीक है दोस्तों, तो अब इंक्वायरी मेरी हुई थी 2। ठीक है दोस्तों, 2 या 3, इतनी इंक्वायरी जो हमारे इंक्वायरी ऑफिसर होते हैं वो 2 या 3 इंक्वायरी में ख़त्म कर देते हैं। बस इसमें क्या होता है, टाइम पीरियड जब थोड़ा सा लंबा लग जाता है, जब आपकी इंक्वायरी स्टार्ट होने में। इंक्वायरी स्टार्ट होने के बाद तो आपकी इंक्वायरी जल्दी ख़त्म कर दी जाती है। उसके बाद अब इंक्वायरी एक तो होती है आपकी अलग जगह पे, जहाँ पे आपको बता दिया जाता है आपके इंक्वायरी ऑफिसर द्वारा कि यहाँ पे इंक्वायरी हो सकती है। वो उनके हेड ऑफिस में भी हो सकती है और उनके ऑफिस में भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। जब वो फ्री हो, कहाँ उनको लोकेशन है, कहाँ नहीं, जब उनको समय लगेगा तभी इंक्वायरी वो कर लेंगे। और एक इंक्वायरी आपकी आपके ऑफिस में, जो आपका हेडक्वार्टर है, आपका ऑफिस है, जो आपके इंचार्ज है, जहाँ पे आपके SSC बैठते हैं, वहाँ पे एक इंक्वायरी आपकी होनी है, क्योंकि वहाँ पे आपका पूरा रिकॉर्ड देखा जाता है कि इस कर्मचारी का रिकॉर्ड कैसा है, पहले एब्सेंट था या नहीं था, और इसका व्यवहार कैसा है, और गैंग में मतलब इसके जो कार्य करने का तरीका है वो सब सही है या नहीं है,
तो सब कुछ देखा जाता है। इसलिए एक इंक्वायरी आपके ऑफिस में होना भी कंपलसरी है। वहाँ पे जो हमारा ऑफिस, उसको बोलते हैं ओएस बोलते हैं, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, जो आपके सारे के सारे काम देखते हैं, सैलरी वगैरह से लेके एप्लीकेशन वगैरह से लेके जो भी बना होता है वो सब देखते हैं। तो उनके साथ, क्योंकि वो हमारा पूरा रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है, एक इंक्वायरी उनके साथ होनी कंपलसरी है। चलिए, तो जैसे दोस्तों इंक्वायरी ऑफिसर की बात करें, इंक्वायरी ऑफिसर कौन होता है, तो इंक्वायरी ऑफिसर जो होता है दोस्तों, वो हमारे एसएससी लेवल का या जेई लेवल का कोई भी अधिकारी हो सकता है, और वो अपने सेक्शन का नहीं होगा। मतलब हमारे सेक्शन से हमारी कोई इंक्वायरी नहीं कर सकता। जो भी इंक्वायरी ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा वो किया जाएगा आपके सेक्शन को छोड़ के। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थी आपकी इंक्वायरी की बात कि इंक्वायरी कितने दिन में कब स्टार्ट हुई, कितनी इंक्वायरी हुई, और चार्जशीट के बारे में बता दिया मैंने। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद जब इंक्वायरी कंप्लीट हो जाती है, तो मेरे 2 लेटर आए थे, ये दोनों के बारे में बता दिया है। जब इंक्वायरी कंप्लीट हो जाती है तो हमको मिलती है एक फाइंडिंग, उसको बोलते हैं फाइंडिंग। ठीक है, एक लेटर आता है फाइंडिंग में, तो ये होता है दोस्तों फाइंडिंग। ठीक है, इसमें ये लिखा है, 2 कॉपी है, इसमें क्वेश्चन आंसर जो हमने किए थे उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें क्या होता है फाइंडिंग में, कि हमारे बारे में क्या क्या पूछताछ की गई और क्या सही पाया गया, क्या गलत पाया गया, वो सब कुछ लिखा रहता है, वही इसमें दोस्तों है। उसके बाद एक क्या होता है, एक लेटर आता है कि आपको पनिशमेंट क्या मिली है। तो उसके बाद ये लास्ट लेटर था मेरा, ऐसा 5 चार्ज मेरी इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद, तो इसमें मेरे को चार्जशीट में क्या पनिशमेंट मिली है तो उसके बारे में लिखा है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये तो हो गया सब इसके बारे में कि प्रक्रिया क्या है। अब जब इंक्वायरी आपकी होती है तो इंक्वायरी में आपसे क्या क्या पूछताछ की जाती है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब मेरा पहला दिन था तो मैं गया, तो पहले दिन जो मेरे इंक्वायरी ऑफिसर थे उन्होंने मेरे से वो मैक्सिमम 2 बंदे होते हैं, नहीं मैक्सिमम तो ज़्यादा हो सकता है, मिनिमम 2 बंदे होते हैं, क्योंकि एक आपका इंक्वायरी ऑफिसर होता है और एक उनके साथ एक असिस्टेंट होता है, जो आपके जैसे हमारे बीच जो भी कन्वर्सेशन होगा, जो भी वार्तालाप होगा इंक्वायरी ऑफिसर के बीच और हमारे बीच, तो वो सब उसको नोट करता है, जो असिस्टेंट होता है, जो साथ में वो लेके चलते हैं। ठीक है, तो मिनिमम 2 बंदे, मैक्सिमम तो 3 भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वो क्या करता है, वो जैसे ही इंक्वायरी ऑफिसर कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो पहले वो क्वेश्चन को नोट डाउन करता है, और फिर जो मेरा आंसर होता है उसको फिर नोट डाउन करता है कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही ये प्रक्रिया होती है। ऐसे एक साइड इंक्वायरी ऑफिसर बैठे रहते हैं, उनके बराबर में जो उनका असिस्टेंट होता है, जो लिखता है पूरा नोट डाउन करता है, वो बैठा रहता है, और एक साइड दोस्तों जो जिसको चार्जशीट दिया गया है, इसका मतलब मैं जो भी आरोपी होता है वो बैठा रहता है। तो सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन था दोस्तों वो था कि आप अपना नाम और पदनाम बताइए, और आप किस स्टेशन पर या कहाँ पर आप मतलब कार्यरत हैं उसके बारे में बता दीजिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दूसरा आपसे पूछा जाता है ज्वाइनिंग डेट। मतलब ये नॉर्मल क्वेश्चन था, क्योंकि चार्जशीट का क्या होता है, देखो इंक्वायरी का क्या होता है, इंक्वायरी का ये होता है किस टाइप की इंक्वायरी है। ठीक है दोस्तों, अब मेरी अनऑथोराइज एब्सेंट की इंक्वायरी थी। कोई केस हो जाता है, जैसे किसी ने रेल को कोई नुकसान पहुंचाया हो, बहुत बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया हो, जैसे रेल दुर्घटना होती है, कुछ ऐसे गलत कारणों से ऐसे गलत काम कर देता है, जैसे रेल पे कुछ रखना, बाधा डालना रेल मार्ग में, तो वो उनके बारे में अलग इंक्वायरी होती है। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हुआ दोस्तों कि आप कितने आपका नाम और पदनाम क्या है और आप कहाँ पर कार्यरत हो उसके बारे में बता दीजिए। उसके बाद दूसरा ज्वाइनिंग डेट पूछ लिया दोस्तों कि आपकी ज्वाइनिंग डेट कब है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन था कि आप अपनी ड्यूटी से अनऑथोराइज एब्सेंट क्यों थे। तो दोस्तों मतलब अनऑथोराइज एब्सेंट क्यों थे इसके बारे में पूछा, तीसरा क्वेश्चन हो गया हमारा। तो सर उसके बारे में हमने बता दिया कि इसलिए एब्सेंट थे, कब कारण बता दिया उसका कि क्यों एब्सेंट थे। उसके बाद चौथा क्वेश्चन था कि आप मतलब एब्सेंट थे तो आपने इसकी जानकारी अपने इंचार्ज महोदय को दी या नहीं दी। तो सर उसके बारे में हमने बता दिया, दी या नहीं दी, हाँ या ना में आंसर करना होता है, हाँ दी, हाँ नहीं दी, तो ना। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपने दी है तो आगे उसी हिसाब से क्वेश्चन बनाया जाएगा, नहीं दी है तो उसी हिसाब से क्वेश्चन बनाया जाएगा। जैसे मेरे केस में क्या हुआ था, मैंने अपने इंचार्ज महोदय को जानकारी नहीं दी थी, तो मेरा केस तो यही होगा कि मैंने ना
नहीं कहा कि हाँ नहीं दी थी, तो फिर मेरा क्वेश्चन ये बना था कि आपने इसकी जानकारी क्यों नहीं दी, आपने अपने इंचार्ज महोदय को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी। तो उसके बारे में फिर अब जो भी मेरा आंसर होगा, अब मैंने आंसर दिया कि मुझे उस बारे में कोई मालूम मतलब कुछ जानकारी नहीं थी, मतलब कि मतलब ऐसे इनको मतलब अब आप एब्सेंट है तो आपको अपने इंचार्ज महोदय को जानकारी देनी है या नहीं देनी है, या अपनी छुट्टी बढ़वानी है या नहीं बढ़वानी है, तो नहीं दे पाया। तो इस टाइप से मतलब नॉर्मली ये क्वेश्चन थे कि बस इसी बारे में पूछा जाएगा, और पूछ लेते हैं कि इससे पहले भी आप एब्सेंट थे या नहीं थे, तो उस बारे में पता कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरे साथ 2 इंक्वायरी में कंप्लीट हो गया था। अब जब इंक्वायरी स्टार्ट हो जाती है, मैंने आपको अभी बताया था इंक्वायरी स्टार्ट होने में समय लगता है, उसके बाद तो जल्दी जल्दी खत्म हो जाती है। जैसे मेरा इस पूरी प्रोसेस में अब काफ़ी दोस्तों के कमेंट भी आए थे कि भैया कितना टाइम लगा था, कितना समय लगा था। तो उसमें भी मेरी जो पूरी प्रोसेस हुई थी लगभग उसमें आप नवंबर में मेरे को चार्जशीट मिली, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, और मार्च के लास्ट तक मेरी इंक्वायरी कंप्लीट कर दी गई थी, और मार्च के लास्ट तक मेरा वो जो पनिशमेंट है वो भी आ गई थी कि आपको क्या पनिशमेंट मिली है। अब दोस्तों पनिशमेंट मेरे को क्या मिली है उसके बारे में बता देता हूँ। ये रह गया है, तो पनिशमेंट मेरे को मिली है, मेरा जो है 1 साल का इंक्रीमेंट होल्ड किया गया है, वो भी विदाउट फ्यूचर। अब विद फ्यूचर और एक होता है विदाउट फ्यूचर, अब इसके बारे में मैंने वैसे बताया है, थोड़ा सा मैं यहाँ भी डिस्कस कर देता हूँ कि विद फ्यूचर क्या होता है और विदाउट फ्यूचर क्या होता है। विद फ्यूचर क्या होता है, अगर आपका इंक्रीमेंट रोका गया है, होल्ड किया गया है विद फ्यूचर, तो इसका मतलब वो आपको भविष्य में नहीं लगने वाला है। और विदाउट फ्यूचर क्या होता है कि आपका इस साल रोक लिया गया है और अगले साल आपको इस साल का भी और अगले साल का भी दोनों एक साथ दे दिए जाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में अच्छी तरीके से आ गई होगी, विद फ्यूचर और विदाउट फ्यूचर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई मेरी पनिशमेंट की बात, और इसमें हमने बात कर ली है पनिशमेंट क्या मिली, इंक्वायरी कैसे होती है, ठीक है, और चार्जशीट के बारे में बात हो गई है दोस्तों। तो अब अगर इसके अलावा इसमें कुछ बचा है सर, इसमें को अब इस वीडियो में और कुछ नहीं है। डीआर इंक्वायरी के बारे में बता दिया, आप इंक्वायरी ऑफिसर के बारे में बता दिया है आपको, और इंक्वायरी कैसे होती है, कितना समय लगता है, और क्या पनिशमेंट मिली है, ये सब दोस्तों आपको जानकारी दे दी गई है। और अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो आपको तो दोस्तों आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप उसमें कमेंट में लिखना। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो अभी जिनके ऊपर वीडियो बनानी है। एक्चुअली अभी क्या था, मैं थोड़ा सा ऐसे ही सिस्टम ऐसे चल रहा था मेरा, इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। और दोस्तों एक जानकारी हो कि अभी क्या है, अभी एनपीएस के बारे में बहुत जो दोस्त हैं उनको लगता है कि एनपीएस के बारे में एक होना चाहिए कि हम रेजिग्नेशन देते हैं, नॉन टेक्निकल और टेक्निकल रेजिग्नेशन देते हैं, तो हमारा एनपीएस का जो पैसा है वो शिफ्ट होता है या नहीं होता है। तो उसके बारे में एक पूरी डिटेल वीडियो अभी आने वाली है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। जय हिंद दोस्तों।